क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 परिमेय संख्या। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के हर डाउट्स को क्लियर कर सकूं, इतनी कोशिश रहेगी। फिर भी यदि डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, चलो शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं, कक्षा 7 अध्याय 8 और उस अध्याय का नाम है, उस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। शुरू करें। चलो, परिमेय संख्या शुरू करने से पहले देखो, बेसिक चीजें तो संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता होगा। नहीं पता, थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्टार्ट से जीरो से शुरू कर देता हूं ताकि आप लोग को वो भी डाउट न रहे, क्योंकि काफी बच्चों को देखने में आया है जो छोटी छोटी चीजों में भी गलतियां कर देते हैं। संख्या तो समझते हैं ना, संख्या मतलब संख्या बोलते हैं, संख्या है ना। अंक भी समझते होंगे। तो देखो, अगर हम अंक की बात करेंगे, किसकी बात करें? अंक की बात करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट्स या डिजिट। ये हमारे 10 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10 हैं, ये जो संकेत हैं, ये जो चिन्ह है, ये असल में क्या है? ये चिन्ह है ना। हम इस चिन्ह को देखने से कहते हैं कि ये शून्य है, और ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह से हम कहते हैं कि एक है, एक वस्तु, एक आम है, एक लड़का है, एक लड़की है ना। ये सारे चिन्ह हैं। तो इन सभी चिन्हों को हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण हुआ। इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्या लिखते हैं, नंबर्स। ओके, नंबर कहो, नंबर्स कहेंगे। चाहे वो एक अंक हो या फिर एक से अनेक अंक मिलकर मिला हुआ हो, वो हमारा संख्या कहलाएगा। जैसे 10 हमने लिखा, तो ये जो 10 है ये हमारा संख्या है। स्किप मत करना, काफी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अगर पढ़ना है, समझना है तो स्किप नहीं करना है। अगर नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर निकल जाने का। चलो, तो ये जो 10 है ये हमारा एक संख्या है। क्या है? संख्या। ये 10 हमारा अंक नहीं। हाँ, इस 10 में 2 अंक हैं। इस 10 में कितने अंक हैं? तो 2 अंक, राइट। 115, ये जो 115 है ये हमारा संख्या है। 115 क्या है? संख्या है। अंकों से मिलकर बना है, अंकों का समूह है। इस अंक में अंकों का संख्या है, समूह है। चलो, अगर हम 5 की बात करें तो ये 5 अंक है, एक तो अंक है, साथ में ये संख्या भी है। ओके, तो थोड़ा सा छोटा सा जिसको बताना मैं जरूरी समझा तो मैं आप लोगों को बता दिया। अंक या फिर अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहेंगे। चाहे एक अंक हो या फिर एक से अधिक अंक हो, उन सब को हम लोग कहते हैं संख्या। यानी ये सारे अंक भी है और संख्या ही भी है, लेकिन सारी संख्याएं अंक नहीं है। ओके, छोटा सा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, जो आप लोगों को बहुत बखूबी से पता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? जब हम किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं तो कहां से? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। तो ये जो हम लोग गिनती करते हैं ना, इस गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इतना तो पता होगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि पूछा जाए कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या होगा? 1। 1 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जो प्राकृत हो। प्राकृत संख्या की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या,
तो इस प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या को बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या है 100, उससे आगे बढ़ जाएंगे 101, 102, 103, बढ़ते चले जा रहे हैं। कहें सर 1 करोड़, 1 2 करके गिनेंगे तो 1 करोड़ तो आएगा। ठीक है, 1 करोड़ के बाद भी तो बड़ी संख्या है, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, क्या? यानी हम कहेंगे कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं बता सकते। ठीक है, और इसे हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। राइट, प्राकृत संख्या पता हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है, या आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, यहां से ये सारे प्राकृत संख्या हैं, और इन प्राकृत संख्याओं में हमने शून्य को मिला दिया। राइट, तो क्या बन गया? ये हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? कहने का मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं, है ना? पूर्ण संख्या, ये सारे के सारे क्या है? पूर्ण संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए बताओ भाई ये जो 5 है ये प्राकृत संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है? क्या है बोलो? प्राकृत है या फिर पूर्ण है? क्या है आपका जवाब? क्या होना चाहिए? ये 5 हमारा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ये दोनों में आता है। राइट, समझ आई बात? थोड़ा थोड़ा, चूंकि ये काफी बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं में घटा वाले संख्याओं को जोड़ देते हैं, शामिल कर लेते हैं, मिला देते हैं, तब जो हमें एक समूह मिलता है वो पूरा समूह कहलाता है पूर्णांक। ये सारे क्या है? प्राकृत संख्या है। जब हमने इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला दिया तो ये सारे क्या बन गए? पूर्ण संख्या बन गया, है ना? अब फिर हमने क्या किया? इन सभी पूर्ण संख्याओं में, ओ यहां मिस्टेक हुआ है, ये माइनस नहीं होगा बाबू, ठीक है, ये प्लस होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। शून्य के बाद इधर प्लस में, प्लस में होगा। यहां चिन्ह नहीं दिया जाता है, 1 2 3 इस तरह से लिखना होता है, और टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो देखो यहां से इधर तो हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। इन पूर्ण संख्याओं के समूह में हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया। ऋणात्मक, धनात्मक पता होगा? धनात्मक संख्या कैसा? धनात्मक और ऋणात्मक पता है कि नहीं? धनात्मक मतलब धन वाला, जोड़ वाला। जिस संख्या में जोड़ का चिन्ह हो उसे हम धनात्मक संख्या कहेंगे। ऋणात्मक, ऋण वाला, ऋण मतलब घटा हुआ, ऋण मतलब घटा। जोड़ चिन्ह वाले संख्याओं को हम कहेंगे धनात्मक संख्या, और ऋण चिन्ह वाले संख्याओं को कहेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या। इतना तो पता है, पता होगा ना इतना? चलो, तो देखो हमने पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को घटा वाले संख्याओं को शामिल किया, तो ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा पूर्णांक। अब इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो 7 है क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? इन तीनों में से क्या है? तो आपका जवाब
क्या होना चाहिए बताओ, मन में रखो और फिर बताओगे तो मैं तो सुन नहीं पाऊंगा है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ना। ये जो 7 है इस प्राकृत संख्या में भी आती है, यानी ये 7 हमारा प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या में भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, है ना। तो ये पूर्ण संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या में भी है, नहीं है, एकदम है। तो ये जो 7 है ये तीनों है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यदि आपको इसमें कहा जाए कि पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे? बड़ी संख्या किधर? जोड़ वाले इधर, इसको क्या कहेंगे? बड़ी संख्या। और इधर जो है ना घटते चले जाएंगे छोटी संख्या। जैसे अगर हम बोलेंगे ये 0 है और ये -1 है, तो 0 और -1 में कौन बड़ा कौन छोटा? इतना तो पता होगा ना आपको। तो ये जो माइनस लगा हुआ है ना, जिसमें माइनस लग जाता है वो छोटा हो जाता है, पता है ना? नहीं पता है तो अब पता हो जाएगा, अब पता कर लेना है। ओके, यानी कि ये जो -1 है 0 से छोटा है, ठीक है। ऐसे समझो, माइनस का मतलब कर्ज, ऐसे समझ लो। अगर हम ऐसे समझ लेंगे, घाटा का मतलब कर्ज, ऋण का मतलब ही तो कर्ज होता है ना। जैसे ये धनात्मक संख्या, धन वाला है ना, धनात्मक धन वाला संख्या, धन, तो जिसके पास ज्यादा होगा उसको बोलते हैं ना धनी आदमी, ये लड़का बहुत धनी है, धनी बाप का लड़का है ये, है ना। अब ये ऋण, ऋण का मतलब ही होता है कर्ज, जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ रहे। तो धन मतलब जोड़ और ऋण मतलब घाटा, तो जहां घाटा रहे वो ऋण हो जाएगा, कर्ज वाला हो जाएगा। अगर आपको दिया जाए घटा 7 और घटा 9, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप क्या कहोगे? सवाल है, घटा 7 और घटा 9 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या कहोगे? ऐसे समझो, जिसमें घाटा का चिन्ह होगा, जो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही छोटा। 7 में संख्या की अगर बात करेंगे तो 7 बड़ा कि 9 बड़ा? 9 बड़ा, 9 बड़ा है। जब उसमें माइनस लगा देंगे, अब अगर पूछा जाए कि घटा 7 बड़ा कि घटा 9 बड़ा, तो बोलेंगे घटा 7 बड़ा। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा घाटा का मतलब होता है कर्ज। जैसे 2 लड़की हैं, एक का नाम है नीलम, है ना, या नीलम, और दूसरा का नाम है शीला, ठीक है। ये दोनों सहेली हैं। अब नीलम के पास जो है ना कोई 7 रुपया पाता है या पाती है, ठीक, और नीलम के पास कोई 9 रुपया पाता है या पाती है। तो बताओ सबसे ज्यादा कर्ज किसके ऊपर है, नीलम के पास या शीला के पास? नीलम के पास कोई 7 रुपया ही पाएगा, है ना, बस 7 रुपए। और शीला के पास कितना रुपया? 9 रुपया। तो सबसे ज्यादा कर्जदार कौन हुआ? तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा कर्ज होगा वो उतना गरीब होगा, नहीं, यानी वो उतना ही छोटा होगा। तो ये -9 छोटा है और -7 बड़ा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, ये बताने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोग को ये समझाऊं,
अगर पूछा जाए कि पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है तो कैसे बताओगे? ठीक, एक काम करते हैं, यदि आपको दे दे इतना, ठीक, और फिर आपको दे दे ठीक, आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में से, इन दोनों ही संख्याओं में कौन बड़ी संख्या है, तो क्या कहोगे? पहले तो देखोगे कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक हैं, 5 अंक इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक हैं। अगर संख्या की बात करें तो 4 अंकों वाला संख्या बड़ा होता है कि 5 अंकों वाला संख्या बड़ा होता है? तो जिस संख्या में जितना ज्यादा अंक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो अंक ही देख करके पता चलता है कि ये बड़ा है, लेकिन जब ये माइनस लग जाए तो ये उतना ही छोटा हो गया। ऐसा में ये जो माइनस लग गया, माइनस है ना, -10,000 हो गया, तो ये इतना ही छोटा हो गया। इसके बराबर होने के लिए, इस 2000 के बराबर होने के लिए इसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। जैसे दो लड़का है, ठीक है, दो लड़का है, कितने लड़के हैं? 2 लड़के, ऐसे समझ लो। और इन दोनों लड़कों के पास, इसके पास मान लेते हैं 2000 टका है, ठीक, और इसके पास -10,000 टका। -10,000 टका मतलब 10,000 टका कोई इसके पास पाता है, ठीक। तो अब इसको जो है ना, इसके बराबर होने के लिए इसको कितना रुपया चाहिए पता है? अगर ये कहीं से 10,000 टका कमाता है तो जो पाता है इससे लेके चला जाएगा वो, तब इसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0। कुछ बचेगा? 0, है ना। फिर और 2,000 रुपये कमाना पड़ेगा तब इसके बराबर होगा। यानी कि इसके बराबर होने के लिए इसको 12,000 रुपया कमाना पड़ेगा, है ना। 12,000 रुपये जब ये कमाएगा तब 10,000 दे देगा, तब 2,000 इसके पास भी बचेगा, 2,000 इसके पास भी बचेगा। तो अभी कौन अमीर कौन गरीब है? ये 2,000 रुपया धन यानी इसके पॉकेट में है, इसके पास कोई पाता नहीं, कोई छीनने वाला नहीं है। अगर ये 10,000 टका कमाएगा ना तो इसका 12,000 हो जाएगा, और ये यदि 10,000 टका कमाएगा तो लेके चला जाएगा, इसके पास 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो जिसमें जितना ज्यादा माइनस होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसी से अब इसी को लेकर के यदि आपसे इस तरह से अगर दे दे कि भाई 100 बड़ा कि -100 बड़ा, कौन बड़ा, तो देख के आप बोल दोगे भाई ये जोड़ वाला है तो यही बड़ा है, ये घर छोटा है, बता दोगे ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ -58 और -60 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या बोलोगे? दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब संख्या को देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो यही सबसे छोटी संख्या है, ठीक। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। माइनस में माइनस लग गया ना, तो ये सबसे छोटी संख्या है। -58 का मतलब किसी के पास -58 रुपए कोई पाता है, और -60 का मतलब 60 रुपया पाता है। तो जिसके पास ज्यादा कर्ज होगा वही गरीब होता है, यानी वही छोटा, ठीक है। चलो इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो पूर्णांक संख्याओं तक हम लोगों ने सीख लिया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बोलो घटा 2 ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है? आपको क्या क्या कहोगे? तो ये जो घाटा है, ये घाटा वाला सिर्फ पूर्णांक में ही होता है, अर्थात ये घाटा 2 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है और प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अगर यहां तक क्लियर हो गया तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ चले। चलो आप लोगों को भिन्न संख्याओं के बारे में भी पता होगा, है ना।
जो बटा वाला संख्या होता है, भिन्न संख्या, फ्रैक्शंस, जैसे हमने दे दिया 4/3, तो बटा वाला संख्या है ना, इसको हम कहते हैं भिन्न संख्या। आगे हम समझेंगे इसी को परिमेय संख्या कहते हैं, आगे वो समझेंगे। थोड़ा सा पहले छोटा छोटा जो चीज है उनको हम लोग सीख लेते हैं, राइट? कोई दिक्कत? ठीक है। ये ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हर। याद रहेगा, ऊपर में जो होता है उसको कहते हैं अंश, और जो नीचे में होता है उसको कहते हैं हर। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए घटा 2/3, इसमें अंश कितना है, तो ऊपर वाला अंश, यानी कि अंश जो है वो हमारा घटा 2 है। घटा 2 हमारा ये अंश हो गया, और ये जो नीचे में है बटा में, इसको बोलते हैं हर। वैसे ये सब तो पता होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं अगर पता है तो। ठीक है, बड़े आगे इतना तो यहां तक तो समझाना कोई दिक्कत नहीं है, है ना?